अथ द्वितीय शिखायाः श्लोकानाम् उच्चारणम् अत्र कुर्मः। अन्वितैकार्थबोधे तु वाक्यं पदसमुच्चयः सुप्तिगन्तं पदं प्राह पाणिनिर्मुनिसत्तमः। स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा वाच्यादयस्तदर्थः स्यु मम्मटेन यथोदिताः। साक्षात् संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः। मुख्यार्थबाधितद्युक्तो ययान्योऽर्थः प्रतीयते रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्वततः शरदां शतम्। इत्येवं सा द्विविधा रूढिमूला प्रयोजनमूला च। सेयं पुनर्द्विधा स्यादुपादानं लक्षणं चेति। स्वसिद्धये पराक्षेपे सावुपादानलक्षणा। परार्थमात्रबोधे तु भवेल्लक्षणलक्षणा। एवं एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। द्वितीय शिखायां वयं पठन्तः स्मः यत् त्रिधा शब्दाः भवन्ति, त्रिधा अर्थाः भवन्ति, त्रिधा शक्तयः भवन्ति। वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च। एवं त्रयोः शब्दाः भवन्ति, त्रयः शब्दाः भवन्ति। त्रयोः अर्थाः भवन्ति वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थः, व्यङ्ग्यार्थश्च। तिस्रः शब्दशक्तयः भवन्ति अभिधाशक्ति, लक्षणाशक्ति, व्यञ्जनाशक्ति। पूर्वं वयम् अभिधाशक्तिं लक्षणाशक्तिं च पठितवन्तः। अद्य व्यञ्जनाशक्तिं पठामः। एषा सर्वोत्तमा शक्ति वर्तते। इत्युक्ते उत्तमकविभिः इयं शक्ति अथवा इयं व्यञ्जना अत्यधिकरूपेण प्रयुज्यते। सा व्यञ्जनाशक्ति अस्ति। अतीव महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति। भवन्तः सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। किं लिखितमत्र वदन्तु एकवारं। व्यञ्जनयार्थबोधकः शब्दः व्यञ्जकः तया बुद्ध्योऽर्थः व्यङ्ग्यः। हम यथा उक्तवान् व्यञ्जकः शब्दः, व्यङ्ग्यः अर्थः, व्यञ्जना शक्तिः। त्रयाणां विवेचनम् अधुना अस्माभिः पठ्यते। सर्वादौ व्यञ्जकः शब्दः कः भवति? व्यञ्जक शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं व्यञ्जक शब्द? तर्हि अत्र किं लिखितं? व्यञ्जनया अर्थबोधकः शब्दः व्यञ्जकः। व्यञ्जनया अर्थात व्यंजना शक्ति से
अर्थबोधक शब्द, अर्थ का बोध नाम ज्ञान, अर्थ का ज्ञान कराने वाला जो शब्द है, क्या समझे? व्यंजना शक्ति से अर्थ का ज्ञान कराने वाला जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजक, व्यंजक शब्द। ठीक है, व्यंजना शक्ति से अर्थ का बोध अथवा अर्थ का ज्ञान कराने वाला जो शब्द है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यंजक शब्द। अब व्यंग्यार्थ क्या होता है देखें, तया बोध्यो अर्थः व्यंग्यः। तया मतलब व्यंजना, व्यंजनया, व्यंजना शक्ति से, उस व्यंजना शक्ति से जो अर्थ बोध्य होता है, जो अर्थ जाना जाता है, समझा जाता है ना, गम्य होता है, उसे हम कहते हैं व्यंग्य। ठीक है, व्यंजना शक्ति का प्रयोग दोनों में किया है। व्यंजना शक्ति से अर्थबोधक जो शब्द होता है उसे व्यंजक, और व्यंजना शक्ति से जो अर्थ समझा जाता है उसे हम व्यंग्यार्थ बोलते हैं, व्यंग्य बोलते हैं। तर्हि प्रश्नः अधुना अत्र भवति यत् व्यंजना किम, व्यंजना शक्ति का, व्यंजना शक्ति किसे कहते हैं? तदर्थम अत्र श्लोकः विद्यते, वयम उच्चारणं कुर्मः। व्यंजना स्वरूपमाह, व्यंजना के स्वरूप को यहाँ पर कहा जाता है। किम व्यंजनायाः लक्षणं किम अस्ति? पश्यामः। वीरता स्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। वदन्तु सर्वे। व्यंता स्वविधाद्यासु विरता स्वभिधाद्यासु, अत्र संधिविच्छेदं कुर्मः। विरतासु अभिधाद्यासु इति अन्वयं कुर्मः। अभिधाद्यासु विरतासु ययाः अपरः अर्थः बोध्यते सा व्यंजना। बस इतनी सी व्यंजना का लक्षण है। क्या? अभिधाद्यासु विरतासु, अभिधा आदि वृत्तियों के विरत हो जाने पर, अभिधादि शक्तियाँ अपना अपना अर्थ बताने के बाद क्षीण हो जाने पर, यया जिस शक्ति के द्वारा, जिस वृत्ति के द्वारा अपरः अर्थः बोध्यते, एक दूसरा अर्थ, एक ऐसी शक्ति आती है, एक ऐसी वृत्ति आती है, यया जिस वृत्ति से अन्यः अर्थः बोध्यते, एक अपरः अर्थः बोध्यते, एक वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और तात्पर्यार्थ, इन सभी अर्थों से भिन्न एक अलग ही अर्थ बोधित होता है ना। व्यज्यते, बोध्यते नाम व्यज्यते, सा व्यंजना है ना, सा वृत्ति ही व्यंजना नाम, वो व्यंजना नाम की वृत्ति समझना चाहिए। अभिधाद्यासु विरतासु है ना। अभिधाद्यादु अत्र किम अस्ति? अभिधाद्यासु अभिधा आद्या यासां ताः अभिधाद्याः, तासु अभिधाद्यासु, अर्थात कितनी शक्तियाँ होती हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ी 3, कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना। ठीक है, एक और शक्ति भी मान सकते हैं, वृत्ति मानते हैं, तात्पर्य, तात्पर्यावृत्ति भी। तो आदि पद से अपन तीनों का ग्रहण करेंगे, अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य। इन तीनों के क्षीण हो जाने पर, अर्थात ये तीनों वृत्तियाँ
अपना अपना काम कर लेने के बाद एक शक्ति और होती है शब्द की, जिससे एक और नवीन अर्थ का बोध होता है। उस शक्ति का नाम क्या है? व्यंजना शक्ति। आगे उदाहरणों से समझाएंगे, आपको सब स्पष्ट होगा। अभी एक एक शब्द का अर्थ समझना। अभिधाद्यासु इति पदस्य को अर्थ अभिधा आद्या यासाम ताह अभिधाद्याः। अभिधा है आद्या पहली, यासाम जिन शक्तियों में से, ताह अभिधाद्याः तासु अभिधाद्यासु। ऐसे अभिधा लक्षणा तात्पर्या नाम की वृत्तियों के क्षीणासु, है ना, अर्थात हाँ विरतासु, विरतासु नाम क्षीणासु, अर्थात वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ तात्पर्यार्थ स्वम स्वम अर्थम प्रतिपाद्य, अपने अपने अर्थ को प्रतिपादित करके जब क्षीण अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, क्षीणासु क्षीण हो जाती हैं अपने अपने अर्थ को, क्योंकि हर शब्द की एक अपनी क्षमता होती है। उस क्षमता के बाद वो शब्द उससे ज़्यादा अर्थ को प्रकट नहीं कर सकता, वो शक्ति उतनी ही है उसकी शब्द की। तब जब वो अपने शक्ति से अपने अर्थ को प्रकट कर लेता है, फिर एक अर्थी, फिर लिखा है यया वृत्त्या, जिस वृत्ति से अपरः, है ना, कोई दूसरा अर्थात वाच्यादि से भिन्न अर्थ बोध्यते नाम व्यज्यते, सा व्यंजना वृत्ति ही, उसे हम व्यंजना वृत्ति कहते हैं। कस्य भवति व्यंजना वृत्ति? तर्हि अग्रे लिखितं शब्दस्य अर्थादिकस्य च इयं व्यंजना वृत्ति। शब्दस्य, शब्दस्य माने शब्द की होती है, पुनः अर्थादिकस्य, और अर्थादिक की भी होती है। शब्दस्य, शब्दस्य व्यंजना भवति तर्हि शाब्दी व्यंजना, अर्थादिकस्य यदि व्यंजना भवति तर्हि आर्थी व्यंजना। एवं व्यंजनायाः अत्र भेदद्वयम् अग्रे वक्ष्यन्ति। व्यंजनायाः भेदद्वयम्, शाब्दी व्यंजना आर्थी व्यंजना, है ना। शब्दस्य व्यंजना भवति तर्हि शाब्दी व्यंजना, अर्थस्य व्यंजना भवति चेत् आर्थी व्यंजना। एवं अत्र व्यंजनायाः अपि भेदद्वयम् अस्ति। पश्यन्तु अत्र वृत्तौ किं लिखितम्। उपरि एकवारं पुनः कारिकायाः अर्थम् एकवारं हिंदी भाषायां वदामि। अभिधा लक्षणा और तात्पर्य वृत्ति जब अपने अपने अर्थ को बताने के बाद अपनी शक्ति से क्षीण हो जाती हैं, तब एक और वृत्ति का वहाँ पर उदय होता है, जिससे अन्य अर्थ, एक विशिष्ट अर्थ, एक व्यंग्यार्थ का बोध होता है। उस वृत्ति का नाम क्या है? व्यंजना वृत्ति। क्या नाम है उसका? व्यंजना वृत्ति। और ये व्यंजना वृत्ति शब्द की भी होती है और अर्थ की भी होती है। शब्द की जो वृत्ति होती है उसको तो बोलते हैं शाब्दी व्यंजना, अर्थ की जो होती है उसको बोलते हैं अर्थी व्यंजना। स्पष्टम? वृत्तौ किं लिखितं पश्यन्तु। वदन्तु एकवारम्। अभिधायां लक्षणायां च स्वं स्वं अर्थं बोधयित्वा विरतायां यया अपरो अर्थो बोध्यते सा वृत्तिर्व्यंजना नाम। स्पष्टम, बिल्कुल जो ऊपर पड़ा वही अर्थ यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल सरल भाषा में। क्या लिखा है? अभिधायाम लक्षणायाम च, अर्थात अभिधा और लक्षणा स्वम स्वम अर्थम बोधयित्वा, अपने अपने अर्थ को बोधित कर लेने के बाद विरतायाम, विरत हो जाती हैं, है ना। वे शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापाराभाव कहा जाता है। शब्द अपनी कहने के बाद उसमें बाद उसका शब्द व्यापार समाप्त हो जाता है। तो हर शब्द की अपनी एक क्षमता होती है, उसको कहने के बाद वो विरत हो जाती है। तो जब अभिधा लक्षणा ये सब शक्तियाँ अपने अपने इन शक्तियों से शब्द अपने अपने अर्थ को बोधित करके विरत हो जाती हैं, फिर यया अपरो अर्थ बोध्यते, जिस शक्ति के द्वारा एक नया वाच्यादि से भिन्न अर्थ बोध्यते नाम व्यज्यते,
सा वृत्तिर्व्यंजना नाम, उसी वृत्ति का नाम व्यंजना जानना चाहिए इति स्पष्टम्। अग्रे पुनः लिखितम् अस्ति, वदन्तु एकवारं व्यंजना विभाग है ना, व्यंजनायाः अधुना विभाग क्रियते। अहं पूर्वमेव उक्तवान् है ना, शब्दस्य व्यंजना भवति, अर्थाधिकस्य व्यंजना भवति। शब्दस्य व्यंजना भवति तर्हि शाब्दी व्यंजना, अर्थस्य भवति चेत् आर्थी व्यंजना। तदेव अत्र लिखितमस्ति। वदन्तु, शब्दवद अर्थोपि अर्थान्तर व्यंजकः इति प्रथमतो द्विविधा व्यंजना, शाब्दी आर्थी च। शब्दवत क्या लिखा है? शब्दवत अर्थोपि अर्थांतर व्यंजकः, शब्द के जैसे अर्थ भी अर्थांतर व्यंजकः, अर्थात अन्य अर्थ को बताने वाला होता है। अभिधा शक्ति या लक्षणा शक्ति में तो केवल शब्द की ही बात होती थी, लेकिन व्यंजना शक्ति में अर्थ की भी व्यंजना होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा शब्दवत अर्थोपि, कई बार अर्थ भी अर्थांतर को व्यक्त करता है। आगे उदाहरण से हम आपको बताएंगे। शब्द तो अर्थांतर को व्यक्त करता ही है, कई बार अर्थ भी अर्थांतर को व्यक्त करता है। तो जब शब्द शब्दांतर को व्यक्त करे तो शाब्दी व्यंजना, और जब अर्थ अर्थांतर को व्यक्त करे तो अर्थी व्यंजना। तो वही यहाँ पर कहें शब्दवद अर्थोपि अर्थांतर व्यंजकः, अर्थात अर्थ भी अर्थांतर को व्यक्त करने वाला होता है। अतएव प्रथम तो द्विविधा व्यंजना, सबसे पहले हम दो प्रकार की व्यंजना आपको बताते हैं। तत्र प्रथमा अस्ति शाब्दी व्यंजना, अपरा आर्थी व्यंजना। एवं व्यंजनायाः सर्वादौ भेदद्वयम् अत्र उक्तम्। अस्तु, तर्हि शाब्दी व्यंजनायाः लक्षणं किम् अस्ति तदत्र वयं पश्यामः। वदन्तु, शाब्दी च द्विविधा, अभिधा मूला लक्षणा मूला च। है ना, यथाह विश्वनाथः अभिधा लक्षणा मूला, शब्दस्य व्यंजना द्विधा, शब्दस्य व्यंजना द्विधा। शब्द की जो व्यंजना होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा मूला लक्षणा मूला, अभिधा मूला लक्षणा मूला इति। पश्यतु, सर्वप्रथमम् अभिधा मूला अभिधा च लक्षणा च इति। अभिधा लक्षणे ते मूले यस्याः सा अभिधा लक्षणा मूला इति, है ना। अब अभिधा मूला और लक्षणा मूला, यद्यपि अभिधा मूलायाः लक्षणं वयम् अग्रे पठामः, किन्तु वयम् अत्र व्युत्पत्तिमपि पठामः। अत्र व्युत्पत्ति का इति। ततः पूर्वम् एकवारं शाब्दीव्यञ्जनायाः वयम् अत्र अर्थं पठामः। तर्हि शाब्दीव्यञ्जना इत्युक्ते कः, आर्थी व्यंजना इत्युक्ते कः? तर्हि वयं पठितवन्तः यत् शब्दस्य प्राधान्ये शाब्दी व्यंजना, कदाचित् परीक्षायाम् आगच्छति शाब्दी व्यंजनायाः स्वरूपं किम् अथवा शाब्दी व्यंजनायाः लक्षणं किम्? तर्हि किं वदामः वयं? शब्दस्य प्राधान्ये शाब्दी व्यंजना, जहाँ पर शब्द की प्रधानता होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना। अर्थस्य च प्राधान्ये आर्थी व्यंजना, और अर्थ की प्रधानता होने पर आर्थी व्यंजना होती है। ये प्रधानता का मतलब क्या होता है ना? प्रधानम का मतलब क्या? तो प्रधान का मतलब यहाँ पर ये समझना है,
यत्र यस्य प्राधान्यम तत्र तदितरस्य तत्सहकारित्वम मंतव्यम। जहाँ पर जिसकी प्रधानता होती है वहाँ पर दूसरा उसका सहकारी होता है। एक लौकिक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। घर में किसकी प्रधानता, पापा की या मम्मा की? घर में किसकी प्रधानता, पापा की प्रधानता या मम्मा की प्रधानता? तो आप कहोगे गुरुजी पापा की भी प्रधानता है और मम्मा की भी प्रधानता है, आप ऐसे कैसे कह सकते? तो घर की दो अवस्थाएं होती है। एक होता है वो दशा जहाँ पर मम्मा प्रधानम देखा जाता है, और एक वो अवस्था होती है जहाँ पर पप्पा प्रधानम देखा जाता है। तो इसका मतलब जहाँ मम्मा प्रधान है, इसका मतलब घर के ऐसे डिसीजंस जो मम्मा को लेने होते हैं वहाँ पापा को कुछ नहीं पता। घर में कितनी शक्कर आएगी, कब अनाज आएगा, कहाँ से आएगा, कौन से डिपार्टमेंटल से आएगा, है ना, बच्चों को कौन सी स्कूल में रखना है, क्या क्या सब चीज़ें, ये सब मम्मा को पता है ना। घर की कौन सी वस्तु कहाँ कैसे रखी हुई है, कैसे सब चल रहा है, वो सब मम्मा को पता है। और बाहर का सब काम अगर किसी को पता है तो वो किसको पता है? पापा को। परंतु मैं ये कहूँ कि क्या मम्मा के प्रधानता में पापा का सहयोग नहीं होता है? क्या होता है। और पापा की प्रधानता में क्या मम्मा का सहयोग नहीं होता है? होता है। घर में इतना सारा सामान आ रहा है, अगर पापा पैसा नहीं दे तो आ सकता है क्या? पापा का सहयोग। और पापा इतना दूर दूर जा करके नौकरी करके आते हैं, टिफिन ले जाते हैं, खाना बना करके मम्मा ना दे तो पापा जा पाए क्या? नहीं। अगर पापा ये अभिमान करे कि मैं हूँ और घर चल रहा है तो वो उनकी भूल है। और मम्मा अगर ये कहती है कि मैं हूँ और ये घर चल रहा है तो वो उनकी भूल है। बिना मम्मा की सहायता के पापा नहीं कर सकते और बिना पापा की सहायता के मम्मा नहीं कर सकते। बस ठीक इसी तरह शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना को समझना, ठीक है। जहाँ शब्द की प्रधानता होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना, जहाँ अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ अर्थी व्यंजना। लेकिन जहाँ शब्द की प्रधानता होती है तो सहकारी रूप में कौन होता है? अर्थ। जहाँ अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ सहयोग के रूप में कौन होता है? शब्द। दोनों एक दूसरे की सहायता से होते हैं। तो प्रधानता यहाँ पर उस अपेक्षा से कहा है कि पर्याय परिवृत्ति सहत्वा सहत्वाभ्याम निर्णयम, मतलब कि जब शब्द की प्रधानता है इसका मतलब यह है कि उसका पर्यायवाची शब्द का कोई प्रयोग हम नहीं कर सकते। अर्थ की प्रधानता है तो यहाँ उसका और कोई पर्याय प्रयोग हम नहीं कर सकते। इस तरह से इसकी प्रधानता जानना चाहिए। ऐसी शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना में शाब्दी व्यंजना का जो भेद है वो दो प्रकार का होता है, अभिधामूला लक्षणामूला। ध्यान से सुनना सब, लास्ट के 5 मिनट में सबसे सब बातें पूछूंगा आज की, है ना, कि हमने कैसे व्यंजना का लक्षण किया, व्यंजना के दो भेद कौन से हैं, शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के फिर से दो भेद कौन से हैं? अभिधामूला लक्षणामूला। अब अभिधामूला किसे कहते हैं ये समझना थोड़ा सा। अभिधामूला किसे कहते हैं, अभिधामूला का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर वैसे व्युत्पत्ति से अगर हम समझें तो ऐसा समझ सकते हैं, अभिधा मूलम यस्याह सा अभिधा मूला। अभिधा मूलम यस्याह सा अभिधा मूलम। ऐसी व्यंजना, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, ऐसी व्यंजना जिसके मूल में कौन हो? अभिधा। जिसके मूल में कौन हो? एक बात ध्यान रखना, व्यंजना हमेशा किसी न किसी की सहायता से होती है, या तो वो अभिधा की सहायता से होगी या फिर लक्षणा से। तो अगर अभिधा को सहारा लेकर के व्यंजना आ रही है तो वो अभिधा मूला, और लक्षणा को हेल्प लेकर के आ रही है तो उसका नाम है लक्षणा मूला। सिंपल सी बात। अब इसकी व्युत्पत्ति भी अपन ऐसे ही करेंगे, हम सब व्याकरण से व्युत्पत्ति करके पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास से अत्र अभिधा मूलम यस्याह सा अभिधा मूला। लक्षणा मूला का कैसे करेंगे? लक्षणा मूलम यस्याह सा लक्षणा मूला, है ना, लक्षणा मूला।
अर्थात यहाँ पर क्या होता है, अत्र अभिधया नाम अभिधाशक्त्या वाच्यम अर्थम प्रतिपाद्य शब्द अर्थांतरम जनक्ति। यहाँ पर क्या होता है, अभिधा शक्ति से पहले वाच्यार्थ का प्रतिपादन किया जाता है। पहले ध्यान से सुनना, अभिधा मूला व्यंजना, पहले अभिधा शक्ति से हम वाच्यार्थ का ज्ञान करते हैं, वाच्यार्थ का प्रतिपादन होता है, और फिर अर्थांतरम व्यनक्ति, वो व्यंजना क्या करती है, फिर अन्य अर्थ को व्यंजित करती है, अन्य अर्थ को व्यक्त करती है ना। आगे इसका उदाहरण बताएंगे, पर फिर भी मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे एक उदाहरण है, सेंधवम आनय, एक शब्द है सेंधवम आनय। आपको पता है सेंधव शब्द का क्या अर्थ होता है? सिंधु में उत्पन्न, है ना, सिंधु देश में उत्पन्न को बोलते हैं सेंधव। तो सेंधव शब्दस्य अर्थः लवणं भवति, सेंधव शब्दस्य अर्थः अश्वोपि भवति। ठीक है। तो जब हम भोजन करने बैठे और किसी ने कहा है सेंधवम आनय, तो क्या लेकर के आएगा? कटकट करता हुआ घोड़ा लेके आएगा? नहीं। क्या लेकर के आएगा? लवणम, अर्थात नमक लेकर के आएगा, सेंधवम आनय। और अगर कोई युद्ध के लिए जा रहा है और अपने सैनिक से बोला सेंधवम आनय, भाई कटोरी में लेकर के आया, लो गुरु जी के चलता। तो ऐसे नहीं। अब देखना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अभिधा मूला व्यंजना क्या। अभिधा मूला में मतलब होता है सेंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, उसमें से एक अर्थ तो अभिधा से निकलता है। सेंधव, जैसे भोजन कर रहा है और उसने बोला सेंधवम आनय, तो भले ही वो नमक लेकर के आएगा, लेकिन झट से उसके दिमाग में वो दूसरा अर्थ भी प्रतीत होगा। कौन सा? अश्व वाला, कि सेंधव शब्द का अर्थ अश्व भी होता है। तो जो पहला अर्थ आया भोजन करते समय नमक, इसका अर्थ तो अभिधा से पता, इसका अभिधा से पता चला। और जो अश्व शब्द का ज्ञान आपको हुआ वो अभिधा मूला व्यंजना से आपको पता चला। समझ में आया? अर्थात अभिधा मूलम, यस मतलब अभिधा शक्ति से अपने अर्थ को प्रतिपादित करने के बाद, है ना, अपने शब्द अर्थांतरम व्यनक्ति, अभिधा शक्ति ने भोजन करते हुए व्यक्ति को सेंधवम शब्द कहने पर सामान्य नमक अर्थ प्रतिपादित किया। लेकिन अब लाने वाले के भी और जो भोजन कर रहा है उसके भी दिमाग में सेंधव शब्द का एक अन्य अर्थ भी प्रतीत हुआ, बस वो व्यंग्य है। ये सामान्य अर्थ बताया। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी, बहुत सारे काव्य आपने पढ़े होंगे जिसमें द्वयार्थक बातें होती हैं। द्वयार्थक, उसके दो दो अर्थ निकलते हैं। ऐसी जब द्वयार्थक बातें होती हैं तो एक अर्थ तो सामान्य रूप से उसमें घटता है, लेकिन दूसरा अर्थ जो होता है वो उसमें व्यंग्य के रूप में जाता है। तो सामान्य जो घटता है वो अभिधा मूला होता है, और जो व्यंग्य में जाता है उसी को ही हम अभिधा मूला व्यंजना। बहुत सुंदर उदाहरण आगे आएगा, उससे हम और स्पष्ट करेंगे। तर्हि अभिधा मूला लक्षणा शब्दस्य व्यंजनाद्विधा। अभिधा मूला, अभिधा लक्षणा मूला च, एक तो अभिधा मूला होती है और एक लक्षणा मूला शक्ति होती है। अब अभिधा मूला का उदाहरण जैसे आगे बता रहे हैं, हम उस समय भी देखेंगे। सबसे पहले अभिधा मूलाम व्यंजनाम आह। अब हम सबसे पहले अभिधा मूला व्यंजना क्या होती है उसको इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले अभिधा मूलायाः लक्षणम। अभिधा मूला किसे कहते हैं? पश्यन्तु वदन्तु च। अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर्नियन्त्रिते एकत्रार्थ्यन्यधिहेतुर्व्यञ्जना साभिधाश्रया। वदन्तु सर्वे मिलित्वा। अनेकार्थस्य शब्दस्य
अनेकार्थस्य शब्दस्य अर्थात नानार्थवाचकस्य अनेक अर्थों को बताने वाला जो शब्द है, उस शब्द के एकत्रे अर्थे संयोगाद्यैः नियंत्रिते। एकत्रे अर्थ माने किसी एक अर्थ में संयोगाद्यैः, संयोग आदि वो कौन से हैं वो आगे ही जस्ट बताया अगले श्लोक में। संयोगो विप्रयोगश्च वाक्यपदीयस्य कारिका श्लोकद्वयमस्ति अत्र तदग्रे वयं वक्ष्यामः। तो संयोगाद्यैः वक्ष्यमाणैः संयोगादिभिर्हेतुभिः नियंत्रिते, है ना, अभिधा नियंत्रणात् निर्धारिते सति, जब इसको नियंत्रित कर देते हैं संयोग आदि से एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया। जैसे मैंने बताया था कि भोजन कर रहा है तो प्रकरण देख करके सेंधव शब्द को हमने एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया। क्या अर्थ समझा हमने? नमक, ये एक अर्थ में नियंत्रित कर देना। फिर अन्य धी हेतु, लेकिन अन्यस्य धीहि अर्थात निर्धारितात् अर्थात भिन्नार्थस्य, निर्धारित अर्थ से भिन्न अर्थ। निर्धारित अर्थ क्या था यहाँ पर? सेंधव शब्द का निर्धारित अर्थ भोजन करने वाले के लिए क्या था? नमक। उससे भिन्न अर्थ की जी माने ज्ञानम, उसका जो हेतु बनता है वो है अभिधाश्रया अर्थात अभिधा मूला व्यंजना। उसे हम बोलते हैं अभिधा मूला व्यंजना। मतलब सबसे पहले दो तीन बातें इसमें समझनी। अभिधा मूला में जो हम शब्द लेंगे उस शब्द की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अनेकार्थक होना चाहिए। वो उस शब्द के अनेक अर्थ निकलने चाहिए। अगर एक ही अर्थ निकलेगा तो अभिधा मूला व्यंजना नहीं हो सकती। स्पष्टम? अनेकार्थस्य शब्दस्य, अभिधा मूला में जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो अनेकार्थक होगा, एक बात। दूसरा, फिर हम दूसरा स्टेप, उसको हम उसको संयोग आदि के द्वारा किसी एक अर्थ में हम नियंत्रित करेंगे। क्या करेंगे? हम किसी एक अर्थ में उसको नियंत्रित करेंगे। जैसे उदाहरण, सेंधवम शब्द कैसा है? अनेकार्थक था, अनेकार्थक है। अब संयोग आदि मतलब प्रकरण आदि से हम उसको एक अर्थ में नियंत्रित करेंगे। बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन भोजन करते समय सेंधव शब्द का एक अर्थ में हमने क्या नियंत्रित किया? लवणम, है ना, नमक। इस अर्थ में हमने उसको नियंत्रित किया। और तीसरा यहाँ पर है ना, क्या है वो? अन्य धी हेतु, एक अन्य, है ना, अन्य बुद्धि, अन्य मतलब वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ को बताने का जो हेतु होता है वो हेतु होता है हमारा अभिधा मूला व्यंजन। तो तीन स्टेप्स में आपको समझना है। पहले तो अनेकार्थक, हाँ, अनेकार्थक शब्द होगा, फिर संयोग आदि के द्वारा हम उसको किसी एक अर्थ में नियंत्रित करेंगे। फिर जो एक दिमाग में तीसरा अर्थ, दूसरा अर्थ निकल करके आ रहा है वो अन्य धी हेतु, उसे ही हम कहते हैं अभिधा मूला व्यंजना। स्पष्टम? अभिधा मूला व्यंजना। जैसे उदाहरण यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया, जैसे सेंधवम शब्द जो है अभिधा मूला व्यंजना का ही उदाहरण है। तो सेंधवम शब्द जो है वो अनेकार्थक है। संयोग आदि में 15-16 बातें हैं, 14-15-16 हैं, उसमें से एक प्रकरण भी है। प्रकरण देख करके यहाँ पर क्या अर्थ आना चाहिए वो आपको यहाँ पर समझना है। तो भोजन कर रहा था तो प्रकरण देख करके हमने अनेकार्थक शब्द को एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया। तो सेंधव शब्द को नमक अर्थ में नियंत्रित किया। अब अन्य थी, परंतु सेंधव शब्द ने हमारे दिमाग में एक अर्थ और शब्द को प्रतीत कराया, है ना, वो शब्द था हमारा अश्व। तो यहाँ पर जो व्यंजना होती है उस व्यंजना को हम बोलते हैं अभिधा मूला व्यंजना। अब गुरु जी आपने बताया था संयोग आदि ही नियंत्रित, संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये संयोग आदि क्या है जिससे हम नियंत्रित करते हैं? इस श्लोक को भी पढ़ते हैं। बोलिए, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः
सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। केवलं द्वयोः श्लोकयोः अर्थम् अद्य वयं पठामः। पश्यन्तु किमत्र लिखितं। शब्द अन्तिमपङ्क्तौ पश्यन्तु। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। अर्थात इमे ये संयोगादयः सन्ति, संयोग विप्रयोग साहचर्यं विरोधिता, इमे ये संयोगादयः ये सन्ति ते शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, किसी भी शब्द के अर्थ का अनवच्छेदे अर्थात निर्णय न होने पर, अनिश्चय है ना, मतलब वक्ता यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है इस बात का निश्चय न होने पर अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। ये सब विशेष अर्थात विवक्षितार्थस्य स्मृतौ उपस्थितौ निर्णय वा हेतवः, निर्णय कराने में ये कारणभूत होते हैं। मतलब सिंधव शब्द का क्या अर्थ होगा हमें समझ में नहीं आया। तो शब्दार्थस्य अनवच्छेद कि शब्द का अर्थ क्या है, इसके अनवच्छेद होने पर मतलब अनिश्चय होने पर, निर्णय न होने पर विशेष स्मृति, जो विशेष स्मृति का कारण है। अच्छा भोजन करने बैठा है क्या, अच्छा तो फिर संदर्भ शब्द का अर्थ यहाँ पर हम नमक लेंगे। और ये युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो ये इन सब से है ना संयोग आदि के द्वारा ही अनिर्णयात्मक शब्द को हम एक अर्थ में, मतलब जिस कारण से एक अर्थ में नियंत्रित कर पाते हैं वो ये कारण है। वो कौन कौन से कारण है, एक बार सबका अर्थ समझ लें। केवल कौन कौन से कारण है बोलिए, बोलने की जरूरत नहीं। संयोग, संयोग माने संबंध विशेष, किसी विशेष संबंध से। विप्रयोग मतलब विश्लेष। साहचर्यम है ना, साहचर्यम का मतलब है एक काल देशावस्थायित्वम। पुनः विरोधिता नाम वैरम सह अनवस्थानम इति वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरमस्ति अर्थः, अर्थः नाम प्रयोजनम्। अनन्तरं प्रकरणं, प्रकरण नाम प्रसंगः अथवा प्रस्तावः। लिंगम इत्युक्ते विशेषकम है ना, अथवा प्रयुक्त नानार्थ पद वाच्यान्तरावृत्तिरेक वाच्यगतः साक्षात् शब्दवेद्यो धर्मः अथवा विशेषकम इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः अर्थात अन्य शब्द सन्निधिः। अनन्तरमस्ति सामर्थ्यं नाम कारणत्वम्। औचिति अर्थात योग्यता। देशः नाम स्थानं। कालः अर्थात समयः। व्यक्ति अर्थात लिंगम अर्थात पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है इत्यादि। पुनः स्वरादयः उदात्तादिः स्वरः, उदात्त अनुदात्त है ना, पठितवन्तः खलु। कति स्वराः भवन्ति, त्रयः। उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। किं नाम उदात्त, उच्चैरुदात्त। किं नाम अनुदात्त, निच्चै अथवा नीचैरनुदात्त, नीचैरनुदात्त। स्वरितः किं, समाहारस्वरितः। तर्हि ते स्वरः नाम उदात्तादिः। अत्र आदिपदेन किम्, अभिनय उपदेशौ गृह्यते इति। एवं इमे ये संयोगादयः सन्ति एते शब्दार्थस्य अनवच्छेदे कस्यापि शब्दस्य अर्थस्य अनिर्णये अनिश्चये सति विशेष स्मृति हेतवः सन्ति। अर्थात विवक्षित अर्थ को बताने में ये कारणभूत होते हैं। कैसे होते हैं, संयोग क्या होता है, विप्रयोग क्या है, इन सब के उदाहरण विशेष रूप से आगे हम विस्तार से आपको अगली कक्षा में बताएंगे। अस्तु, अतः एतावदेव पठित्वा विरमामः।